सबको पुनः नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए प्रश्न है। उनके प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उनके लिए ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे उस पर चर्चा की थी। आपके फिर से बता दूं कि आपके प्रश्न के 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 1 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, है ना। मतलब आपको बस एक पॉइंट पे टिक करना है। मतलब 4 ऑप्शन वाले प्रश्न रहेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक प्रश्न को टिक कर देना है, मतलब एक आंसर को टिक करना है। तो ये हो गए 10 नंबर के। दूसरे जो प्रश्न होंगे वो होंगे आपके 4 नंबर के 5 प्रश्न, 5 चौके 20, मतलब कि 5 प्रश्न आपके रहेंगे इसमें 20 नंबर के। हाँ, 5 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे, 4 पंचे 20। तो इसमें जो प्रश्न आए थे उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, समझाइए। अब आपको ये देखना होगा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, कैसे इसको प्रूफ करें। तो हमने चर्चा की थी, जब हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस समय में हमने बताया था कि विज्ञान कैसे नहीं है, राजनीति विज्ञान विज्ञान कैसे है, क्योंकि यह अनुमान लगा सकता है, यह एक भविष्यवाणी कर सकता है कि इस समय में इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है, या जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो इसके आने वाले समय में ये परिणाम होंगे। ठीक है, यहाँ इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान है, मास्टर साइंस कहा गया। लेकिन विज्ञान नहीं है, इसके लॉजिक ये हैं कि जैसे विज्ञान में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O, पानी का एक फॉर्मूला है, वाटर का, जल का। लेकिन पॉलिटिकल साइंस इस तरह से प्रूफ नहीं करता है कि हाँ ऐसे ही एडजस्ट होगा, मनुष्य आएगा तो वह इस तरह की एक्टिविटी करेगा या फिर ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान नहीं है। अब आपको इसको लॉजिक पे लेना है कि विज्ञान जितनी सटीकता के साथ अपनी बात रखता है, पॉलिटिकल साइंस नहीं रखता है। बस इसी चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है, अच्छे से लिखना है कि विज्ञान कैसे राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। मैं हर क्लास में बच्चों को ये कहता हूँ आपको कि हर चीज़ के दोनों पक्ष को समझना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, इसकी अच्छी बात क्या है, इसकी खराब बातें क्या है। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान है और नहीं है, इस पर मैंने 2-3 क्लास लिए हैं और मैं बताया हूँ कि किस प्रकार राजनीति विज्ञान विज्ञान है और किस प्रकार राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो इसको प्रश्न को समझाना है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत को समझाइए। शक्ति सिद्धांत को समझाना है, ये भी वही 4 नंबर के प्रश्न हैं। और शक्ति सिद्धांत को आप कैसे समझाएंगे? शक्ति सिद्धांत का मतलब होता है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति, हमने दैवीय सिद्धांत पढ़ा, हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा, हमने कई सारे सिद्धांत पढ़े थे। तो शक्ति सिद्धांत का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति आता है और कहता है कि राज्य पे शासन मैं करूँगा, राज्य को मैं चलाऊँगा, और वहीं से सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट तैयार होती है और लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हाँ यही व्यक्ति राजा है, और लोग राजा मान के उसको कर देने लगते हैं और वो शासन करने लगता है। हमने शक्ति सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा था। तो बस मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, अगर मैं उस तरह से बताऊँगा तो 1.5-2 घंटे के लेक्चर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बस शॉर्ट में आपको बताते जा रहा हूँ। आप बुक खोलिए और इसको चेक करिए। अगला प्रश्न है, कानून के स्रोतों का उल्लेख कीजिए कि कानून का स्रोत क्या हो सकता है। कानून का स्रोत होता है संविधान, है ना। संविधान का उल्लेख करना है कि संविधान क्या है, कैसा है। हाँ, उन चीज़ों पे आपको चर्चा करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए। वयस्क मताधिकार क्यों सही है, इसको बताना है। इसको बताने में आप ये बता सकते हैं कि वयस्क होने का मतलब है कि व्यक्ति समझदार हो जाता है, वह निर्णय ले सकता है, कोई भी निर्णय ले सकता है। तो इस कारण से वह अपना नेता चुनने के लिए भी स्वतंत्र होता है। इसलिए हम कह सकते हैं पक्ष में देना है तर्क। तो पक्ष में ही हमें सारी बात ऐसी बातें कहनी है जिसमें कि मतलब वयस्क मताधिकारों को हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि ऐसी राज्य की ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से अत्यधिक लोगों को अत्यधिक सुख मिले। तो लोक कल्याणकारी राज्य की व्याख्या या लक्षणों की व्याख्या कहा जा रहा है
तो व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुविधा कैसे मिलेगी? तो अच्छा स्वास्थ्य हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, है ना? अच्छे समझदारी के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कलाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे लोगों की सुखी बढ़ जाए, है ना? लोग के लिए कल्याणकारी हो, हाँ, लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाए, सुविधाजनक हो जाए। तो ऐसी सरकार की व्याख्या करने की बात इसमें कही गई है। लोक कल्याणकारी का मतलब ही है कि आप सरकार का काम है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएँ प्रदान करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है, तो इसको व्याख्या करना है। तो ये हो गया सेक्शन बी, मतलब जिसमें कि 4 नंबर के 5 प्रश्न थे। हाँ, अगला प्रश्न है सेक्शन सी। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। हाँ, 4 प्रश्न होंगे और वो होंगे 10 नंबर के। सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो गया। सेक्शन ए के अंतर्गत है आपको 1 नंबर वाले प्रश्न। सेक्शन ए में 1 नंबर वाले प्रश्न, और सेक्शन ए के अंतर्गत ही आपको एक सेकेंड सेक्शन ए के अंतर्गत ही आपको जो 5 प्रश्न मैंने बताए 4 नंबर वाले, वो भी इसी में आते हैं। सेक्शन बी, दूसरा जो खंड है सेक्शन बी, इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है कि प्रत्येक यूनिट के 10 नंबर और प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन, मतलब 4 यूनिट और 40 नंबर, और आपके 8 प्रश्न में 4 प्रश्न आपको करने हैं, 8 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो पहला यूनिट का प्रश्न जो है वो है राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए और उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। और दूसरा अथवा में है व्यवहारवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रश्नों पे मैं ज़्यादा क्या कह रहा हूँ कि जोर दे रहा हूँ, आंसर बताऊंगा तो वीडियो लंबा खींचेगा, 6-7 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। प्रश्न को बस समझते जाइए। राजनीति विज्ञान की परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र, उसकी प्रकृति, हम सारी चीज़ें क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि परिभाषा कैसी है। 3 प्रकार की हमने परिभाषा बताएं। प्रकृति कैसी, यूनेस्को द्वारा हमने इसके क्षेत्र की बात की थी, और प्रकृति में हमने बताया था कि विज्ञान है कि नहीं। व्यवहारवाद की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। इसमें आलोचनात्मक का मतलब होता है कि हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का भी चर्चा करना। तो व्यवहारवाद क्या है, इस पर भी चर्चा हुई है, और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सारे प्रश्नों को आपको जवाब इनको सिस्टमेटिक वे में आपको जवाब देना है। दूसरा यूनिट है राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए अथवा राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए। सारे प्रश्न हम आप पढ़ाए हैं। हमने चर्चा किया है दैवीय सिद्धांत की उत्पत्ति। दैवीय सिद्धांत का मतलब है कि राज्य का उद्भव कैसे हुआ। तो दैवीय सिद्धांत कहता है कि राज्य का उद्भव देवताओं के द्वारा हुआ। देवताओं ने राजा के अंदर वो उन्होंने उसको गुण दिए और कहा कि तुम शासन करो। राजा के अंदर 8 देवी देवताओं के गुण होते हैं। राजा को देवता का प्रतिनिधि माना जाता है। इस हिसाब से देवी सिद्धांत हमने समझाया। उसके क्या प्रॉफिट हैं, क्या उसके सकारात्मक पक्ष हैं, क्या नकारात्मक पक्ष हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि सकारात्मक पक्ष कैसे। तो अगर हम मान लें कि सरकार ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है तो हम सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम दूसरा पक्ष देखते हैं तो अगर इससे राजा मनमानी करने लगता है। फ्रांस में लुई 14वां पैदा हुआ, लुई 16वां पैदा हुआ, एकदम घोर अत्याचारी राजा हुआ था। तो अगर ईश्वर ऐसा प्रतिनिधि भेजता है तो हम उसको कैसे समर्थन करें, कैसे हम मान लें। अगर वह उसी हिसाब से विनम्र हो, विचारवान हो तो हम समझ सकते हैं। तो दैवीय सिद्धांत को इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के सकारात्मक पक्ष, राष्ट्रवाद के नकारात्मक पक्ष, सारी चीज़ों को समझाना है। राष्ट्रवाद एक मन की भावनाएं हैं जो हमें देश से जोड़ती है और हम उसको लेकर के अपने विचार रखते हैं, अपने विचार करते हैं। जैसे भारत से आपको प्रेम है तो यह भी एक राष्ट्रवाद की भावना है। अगला यूनिट है तीसरा यूनिट, जिसमें जॉन ऑस्टिन के संप्रदायवाद सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए अथवा लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए एवं गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। देखिए, हर यूनिट में जो 2 प्रश्न है उसमें से एक प्रश्न आपको जवाब देने। आप प्रश्न पत्र देख रहे होंगे, आप उत्तर लिख भी रहे होंगे। जो विभिन्न सारे एग्जाम हो रहे हैं, ठीक वैसे ही राजनीति विज्ञान में भी प्रश्न आने वाले हैं। तो जॉन ऑस्टिन के संप्रदाय सिद्धांत
की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आलोचनात्मक व्याख्या का मतलब ही सिंपल सा मैं बताया हूँ कि उसकी विशेषता भी लिखनी है, उसकी कमियां भी लिखनी है। जॉन ऑस्टिन के संप्रदाय सिद्धांत को थोड़ा सा समझना चाहिए आपको। न्याय सिद्धांत को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ जॉन ऑस्टिन आते हैं। दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, उसके गुण दोषों। एकदम सिंपल क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है? तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा, इसके गुण और इसके दोष, लोकतंत्र के गुण दोष को आपको बताना है। चौथा यूनिट और अंतिम यूनिट है राजनीतिक दल का अर्थ एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक दल क्या है, इसके क्या अर्थ हैं और इसके कितने प्रकार हैं। हमने बताया है एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय इसके प्रकार हैं। इसका अर्थ प्रकार को समझाना है। इसकी विशेषता भी आप लिख सकते हैं, इसकी कमियां भी आप लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या तथा आलोचना कीजिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, यह किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। यह क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्तियों का इन्होंने वितरण किया था और उसके आधार पर शासन चलाने की बात कही थी। तो यही आपके प्रश्न आने वाले हैं। यही 4 प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न करने का मतलब है कि हर में से प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न रहेंगे, दोनों में से एक करना है। 4 प्रश्न बड़े रहेंगे, इसको कोशिश करिए कि 2.5 से 3 पेज में, 4 पेज में करिए। 10 नंबर के प्रश्न हैं और जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, 4 या 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, उसको आप 2 पेज में करिए और 1 नंबर वाले का तो कुछ ही नहीं, एक आंसर बस आप लिख के ख़त्म कर लीजिए। तो ये आपके प्रश्न पत्र हो गए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कल कॉलेज आइए, फिर मिलिए, फिर हम चर्चा कर लेते हैं। लगेगा तो, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू करिए, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर लीजिए, तो फिर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब 6 तारीख का एग्ज़ाम है आपका। आप सबको शुभकामनाएं। कोशिश करेंगे हम और भी कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर दें अगले कल के वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।